वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम कश्मीर यूनिवर्सिटी 2019 केमिस्ट्री का आंसर की डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी इसमें अपलोड किया हुआ है और पार्ट 2 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है, कॉमन सॉल्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी बिकॉज contains ions each having 8 electrons in its outermost shell and therefore acts as an inert। ये कोई रीजन नहीं है। it is involved in the carbohydrate metabolism, ये भी कोई इसमें रीजन नहीं है। हैज हाई लाइट्स एनर्जी, ये भी कोई रीजन नहीं है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस एंड अमंग द बॉडी फ्लूइड्स, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे पूछ रहा है 10DQ of complexes CrCl63 negative, CrNH3 whole 3 positive और CrCN63 negative। इसमें क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसमें दिया है 10DQ इनका 13,500 पर सेंटीमीटर, 21,600 पर सेंटीमीटर एंड 28,200 पर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी इन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द अबव कॉम्प्लेक्स इन देयर इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। तो ये बोल रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा। देखो इसमें 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 10DQ का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, तो ए ऑप्शन सही आएगा। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाई स्पिन ऑक्टाइडल Mn2+ कॉम्प्लेक्स एट 273 केल्विन। Mn2 पॉजिटिव मीन्स ये D5 सिस्टम है, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो रहेगा 5.92, यानी डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। आपको याद रखना ये एक्वस सोल्यूशन में पूछ रहा है। एक्वस सोल्यूशन में ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जिसमें CFSC ज्यादा आएगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये ऐसा आइसोलेटेड आयन्स यानी फ्री आयन्स पूछता तो तब हम बोलते अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे वही, लेकिन ये पूछ रहा है कि एक्वस सोल्यूशन यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसका CFSC ज्यादा यानी जिसमें T2G में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू EG, तो वो आता है CR3 पॉजिटिव, क्योंकि CR3 पॉजिटिव में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, EG में कोई नहीं, बाकी इनमें जो CFSC है वो कम आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन सही आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन्स इज पैरामैग्नेटिक। तो इसमें यूरोपियम 3 पॉजिटिव आएगा जिसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें रहते हैं वो पैरामैग्नेटिक रहता है। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, द एप्लीकेशन ऑफ जॉन टेलर थ्योरम टू द stereochemistry of the complex suggests that the distortion in Ml6 complex prevails in the ground state when। तो याद रखना जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है वो तब होता है जब आपका जो EG या T2G में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है यानी इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होती है, अगर वो अनसिमेट्रिकल रहे, तो अनसिमेट्रिकल सिर्फ टाइटेनियम में रहता है क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है जो T2G के एक ऑर्बिटल में रहेगा और EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, बाकी इनमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नहीं आएंगे, इसलिए टाइटेनियम ही आएगा, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। इसके बाद में द फिनोमेनन ऑफ स्पिन क्रॉसओवर विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर Ml6 complexes विद M आयन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो याद रखना जो स्पिन क्रॉसओवर होता है यानी एक्सचेंज फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन, जो इंटरकन्वर्जन होता है ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो होता है फ्रॉम D4 टू D7 सिस्टम्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है D4, तो D4 आएगा, D1 D3 D8 नहीं आएगा। अगर D5 भी कभी पूछा तो वो भी आ सकता है, D6 पूछा D7 पूछा वो आ सकता है, लेकिन बाकी नहीं आएंगे। इसके बाद में यहाँ पे पूछा है एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर लो स्पिन ग्राउंड स्टेट ऑफ D6 आयन। लो स्पिन मीन्स यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब इसमें पियरिंग भी होगी और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो जाएंगे ग्राउंड स्टेट में यानी T2G में, तो इसका मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ये D6 सिस्टम है। और याद रखना जो CFSC होता है, CFSC वो बराबर आएगा
यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G डेल्टा O माइनस नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG डेल्टा O। EG में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, T2G में सभी है 6 इलेक्ट्रॉन्स, और T2G की जो एनर्जी आती है वो आती है 2/5 मगर माइनस, तो -2 / 5 इंटू करेंगे हमने ये 6 इंटू 6 तो आएगा 12/5 डेल्टा O प्लस P। तो ये वाला जो ऑप्शन है C ऑप्शन ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर। तो इसके बाद में द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर जिंक टिन एंड Ag पॉजिटिव और प्लस 0.34 माइनस 0.76 एंड माइनस 0.14 एंड प्लस 0.80 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अब देखो जिसका पॉजिटिव आता ना ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जिसका नेगेटिव आएगा वो करता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जिसका सबसे कम रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी जिंक। तो इसका मतलब अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को जिंक वेसल में डालेंगे तो जिंक जो है वो सिल्वर आयन्स को डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन सही। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये सिंपल है, सोडियम थायोसल्फेट, बाकी सब ये रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रेविमेट्री। देखो ग्रेविमेट्री में ये पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो एक पूछा है कि हाईली सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज। याद रखना सुपर सैचुरेशन जितनी ज्यादा होगी उतने स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, और जितना डाइल्यूट सोल्यूशन होगा हाई टेम्परेचर होगा उतना वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे वो ग्रो होंगे, बड़े होंगे। तो इसका मतलब ये पहला वाला ये ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है पोटेशियम क्रोमेट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन। तो ये मोर्स टाइट्रेशन में होता है क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए, जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इसको ये किया जाता है, ठीक है, टाइट्रेट किया जाता है। द फॉलोइंग कंपाउंड्स रैंक इन विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके जो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में जल्दी होगी और किस में ज्यादा नहीं होगी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे उसमें जल्दी होती है, फॉर एग्जांपल एनिलीन है, उसके बाद में बेंजीन आएगा, उसके बाद में क्लोरोबेंजीन, उसके बाद में नाइट्रोबेंजीन। ये दोनों जो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इसमें कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। इसमें पूछा है कि प्रोडक्ट, ये बर्च रिएक्शन है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। अगर आप बेंजीन को इसके साथ में रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि सोडियम जो है वो फ्री रेडिकल यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये और ये बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। फिर दूसरे साइकिल में दूसरा सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ का नेगेटिव चार्ज अल्कोहल से प्रोटॉन निकालेगा, और यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी, तो आपको प्रोडक्ट इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है, बी प्रोडक्ट। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है कि डाइमिथाइल 2 पेंटीन ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड्स। तो ये कंपाउंड, इसका अगर आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये ब्रेक होगा ऐसे, और ये डबल बॉन्ड जो है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा एक एस्टोन और दूसरा बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये वाला डी ऑप्शन इसके लिए सही है। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रिएक्शन। ये जो है यहाँ पे फिनॉल को कन्वर्ट कर रहा है, ये इसमें इसका फॉर्मुलेशन कर रहा है, ठीक है, तो सैलिसिलडिहाइड। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है राइमर-टाइमर रिएक्शन में, तो राइमर-टाइमर रिएक्शन इसके लिए सही है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेस। और इसके बाद में ये पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ज्यादा होंगे वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अच्छे खासे हैं जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, यानी जल्दी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसके बाद में यहाँ पे आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। देखो एल्काइन्स का जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं ना, तो वो पहले ये बोरोएल्कीन इसमें हाइड्रोबोरेशन होती है, और याद रखना जो हाइड्रोजन है वो उस तरफ जाता है जहां पे
हाइड्रोजन्स कम रहते हैं और बोरान उस तरफ जाता है जहां पे हाइड्रोजन्स ज्यादा रहते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे दोनों पे अल्काइन जो यहाँ पे दोनों पे हाइड्रोजन नहीं है। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो याद रखना बोरान उस तरफ ऐड होगा जिस तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, यानी इस तरफ, इस वाले कार्बन पे बोरान ऐड होगा, इस पे हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा ये रिएक्शन। उसके बाद में जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पे आएगा OH, ये बनेगा इनॉल, इनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इनोन। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये पहला प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग। आपको मालूम है कि क्लोरोबेंजीन को एनिलीन में जब हम कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्टिंग विद सोडियम अमाइड एंड लिक्विड अमोनिया, तो वहां पे बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। उसके बाद में बेंजाइन मैकेनिज्म यानी डी ऑप्शन आएगा सही। उसके बाद में विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड्स में नहीं होता जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें बीटा हाइड्रोजन है। बाकी इन सब में अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें नहीं। तो ये वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। तो ये जो डाइईन्स है, अगर सिस फॉर्म में होंगे तो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन होती है, अगर ट्रांस फॉर्म में होंगे तो डाइल्स-एल्डर रिएक्शन नहीं होती। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए सही है। उसके बाद में अरेंज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप्स इन पेनोकुलम रीअरेंजमेंट। तो याद रखना पेनोकुलम रीअरेंजमेंट में सबसे जल्दी जो शिफ्ट होता है वो हाइड्राइड का शिफ्ट होता है, उसके बाद में फिनाइल, उसके बाद में एल्काइल, वो भी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इस तरह होता है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा, ए वाला ऑप्शन। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। तो ये बेसिक मीडियम में होती है, तो डी ऑप्शन सही आएगा। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटीन अटैच्ड टू कार्बोहाइड्रेट मोइटी इज। तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। अगर लिपिड के साथ है तो लिपोप्रोटीन, अगर न्यूक्लिक एसिड के साथ में तो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे सही ऑप्शन है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। देखो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल रहती है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो इंटरमॉलिक्यूलर। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है तो यहाँ पे स्टेगर्ड कन्फर्मेशन जो है वही ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे दो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है, ये और ये। लेकिन इसमें कैसा है, यहाँ पे क्लोरीन नजदीक है, यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन नजदीक। ब्रोमीन बड़ा रहता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए जिसमें ब्रोमीन और क्लोरीन दूर दूर रहेंगे वो वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो ए आएगा ऑप्शन। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असाइनमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स टू द रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। उसमें इथाइलिन 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3,5-हेक्साट्राइन और बीटा कैरोटीन। तो इसमें आपको चार ऑप्शन ये देखो, बीटा कैरोटीन में ये जो कंजुगेशन रहती है सबसे ज्यादा रहती है, उसके बाद में इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू इसका आएगा। तो 4 के लिए आएगा C, 3 के लिए आएगा दूसरे नंबर पे 258 और 2 के लिए आएगा 217 और 1 के लिए आएगा सबसे कम, यानी ये। जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी, कंजुगेट डबल बॉन्ड्स, उतना लैम्डा मैक्स ज्यादा होता है। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, द IR स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शोज इन एडिशन टू द अदर पीक्स a strong absorption band in this। तो ये कीटो ग्रुप का एब्जॉर्प्शन है C डबल बॉन्ड का, और एंड ए ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड इन रीजन। इस रीजन में जो ब्रॉड एब्जॉर्प्शन आती है वो एसिडिक OH की आती है, OH स्ट्रेचिंग की। तो ये है एसिडिक OH और ये C डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है यूजिंग वुडवर्ड रूल आइडेंटिफाई द करेक्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स अल्फा टर्पाइनिन मॉलिक्यूल गिवन बिलो। देखो ये जो है ये एंडोसाइक्लिक होमोएनुलर डाइईन है, तो इसका बेस वैल्यू रहेगा 253। उसके बाद में रिंग रेसिड्यूज और अल्काइल रेसिड्यूज आएंगे 1, 2, 3 और 4 अल्काइल रेसिड्यू और रिंग रेसिड्यू आएंगे। तो 4 × 5 = 20, तो ये बन जाता है 273। तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन सही आएगा। इसके बाद में यूजिंग 60 MHz spectrophotometer, the proton signal in the dichloromethane appears at this ppm. When the sample is placed in a 100 MHz instrument, where does the signal appear? देखो जो सिग्नल का जो पोजीशन है जिसे हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे या फिर करता है वो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट एक्स्ट्रा पे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं बोलूंगा कि ये अपनी ही जगह रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो 5.30 पिकोमीटर आएगा। ठीक है। उसके बाद में
और एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है इसने, क्वेश्चन दिया है, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ग्लाइसिन एंड सिस्टीन इज एट pH 6.1 and 5.0 respectively. The separation of these two amino acids in the binary mixture of electrophoresis. देखो ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहता ना, इस पे एक अमाइनो एसिड डाई आयोनिक फॉर्म या ज्विटर आयोनिक फॉर्म में रहता है, यानी न्यूट्रल रहता है। लेकिन इनसे हटके अगर आप इस pH से या इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, और जो चार्जड अमाइनो एसिड्स रहते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव होते हैं और सेपरेट हो सकते हैं। तो इसका जो सेपरेशन है ये आप pH 7 पे करा सकते हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग शुगर। देखो ये शुगर पूछ रहा है, आपको बताना ये कौन सा। देखो जब आपको 5 मेंबर्ड ऐसा रिंग मिल जाए ना तो समझ लेना कि ये फ्यूरेन रिंग है। अगर 6 मेंबर्ड रिंग मिल गया तो पायरेन, तो ये फ्यूरेनोस है, ठीक है। दूसरा, अब आपने ये पहचाना कि ये कीटोस है कि ये एल्डोस है। देखो अगर ये जो बीच में ईथर ग्रुप रहता है इसमें, अगर इसके नजदीक दोनों तरफ से CH2OH रहा तो समझ लेना कि ये कीटो है। अगर एक तरफ से CH2OH दूसरी तरफ से OH रहा तो समझ लेना कि ये एल्डिहाइडिक है। तो यहाँ पे ये जो है ये कीटो है, क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ पे भी CH2OH यहाँ पे भी CH2OH जुड़ा हुआ है, तो ये कीटो शुगर है। और अगर OH ऊपर की तरफ रहा यहाँ पे तो ये समझ लेना कि ये बीटा है, अगर नीचे की तरफ तो अल्फा। तो मैं इसको बोलूंगा कीटोस, फ्यूरेनोस एंड बीटा। उसके बाद में डिटरमाइन दी डबल बॉन्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री E और Z फॉर द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक एक करके कार्बन लेना है। पहले ये कार्बन, इसमें देखना है कि ये जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इनका एटॉमिक नंबर सबसे पहले। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा रहता है तो हम इसको हायर एटॉमिक नंबर को देंगे हम फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। इसके बाद में यहाँ पे C और यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी कार्बन को, दूसरी मिलेगी हाइड्रोजन को। उसके बाद में ये दिया आपने 1 2, अगर 1 1 अक्रॉस डबल बॉन्ड सेम साइड में रहे और 2 2 सेम साइड तो इसे हम कहते हैं जुसामन, यानी सेम साइड Z। और अगर ये अपोजिट रहे तो E कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन 1 2, यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन तो 1 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 और 2 अपोजिट साइड में है ना, ये सेम साइड में नहीं है। 2 और 2 अपोजिट साइड में, 1 और 1 अपोजिट साइड में, तो इसको हम कहेंगे एंटीगैगन। एंटीगैगन मीन्स E यानी अपोजिट साइड। तो इसके लिए जो फिर ऑप्शन आएगा ये पहला वाला जो है ए जो ये है Z और B वाला जो है वो E, तो ये B वाला ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको ये आंसर की अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये ठीक लगा तो दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करो।